जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर का, चाहे वो आपका आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का हो या साइंस का हो, सभी स्ट्रीमों के लिए ये वीडियो, जिनका भी आपका हिंदी कोर का एग्जाम होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि बेसिकली समय के साथ किसी भी आदमी का परिवर्तन होता ज़रूर है, ठीक है, पर जो उनकी देखा जाए तो यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो तो ढल जाती है। अब आधुनिक युग में वो जीने लगती है, ठीक है, कि चलो भाई साहब अब ज़माना बदल रहा है, ये सही है, ठीक है, परंतु यशोधर बाबू जो है वो नहीं बदल पाते हैं, ऐसा क्यों? आपको ये बताना है। देखो, यशोधर बाबू एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि जो यशोधर बाबू है वो एक दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यशील थे या फिर लोग कार्यशील थे, ठीक है, वहाँ पे वो काम करते थे। बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने के वजह से ही बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। यशोधर बाबू जिम्मेदारियों के बोझ से दब गए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर बचपन में ही माँ बाप अगर गुजर जाए तो बच्चे पर ही सारा बोझ आ जाता है। उसके आगे चल के वो क्या करेगा, उसको खाना पीना का सारा चीज़ों के लिए उसको खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि काम वाम करना पड़ेगा, उसको सारा बोझ उस पर आ जाएगा। ठीक है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक पास करने के बाद नौकरी की खोज में किसंदा के यहाँ रहते हुए मेस का रसोइया बनकर काम किया। यानी कि किसंदा के यहाँ पे रहकर क्लास 10 पास कर नौकरी की खोज में गया, तो वो किसंदा के वहाँ पर रहकर रसोइया का काम कर, यानी कि शेफ का काम करने लगा। यशोधर बाबू अ, यशोधर बाबू यशोधर बाबू घोर सरकारी किसंदा को अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू जो थे वो किसंदा जो था उसको बहुत ज़्यादा अपना आदर्श मानते थे। यही कारण है कि उनके विचार में किसंदा के विचार की गहरी छाप थी, और यही कारण है कि उनके हाव भाव में कहीं ना कहीं किसंदा नजर आता था। ठीक है, और वे सदैव पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहें। अब जाहिर सी बात है कि जो आपके पास यशोधर बाबू है ये हमेशा पुराने ख्यालों के लोगों के साथ रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं के साथ पले बड़े हैं, जिसके कारण उन्हें आधुनिकता के विचार बड़े ही असहनीय लगते हैं। यानी कि उनको एकदम बर्दाश्त नहीं होता है कि अभी के युग में ऐसा ऐसा हो रहा है, जो कि उनके युग में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि ये सभी देखा जाए तो पुराने ख्यालों के साथ वो रहे बड़े फूले हैं, इसी कारण से। ठीक है, अतः वे उन परंपराओं को चाह कर भी छोड़ नहीं पाए, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने कभी भी आधुनिक संपन्न जीवन नहीं जिया था। आधुनिक संपन्न जीवन यानी कि अभी के जैसे युग में कभी नहीं ढला था। इसी कारण से परिवार के सदस्यों से उनका मतभेद बना रहता था। अब ऐसा वो पुराने ख्यालों के थे, लेकिन उनका बेटा वगैरह तो नहीं न था ना, उनके घर के जो भी बच्चे थे, ठीक है ना, वो तो नहीं न थे पुराने ख्यालों के। साथ ही साथ उनका बीवी भी चेंज हो चुकी थी, नए ख्यालों में बन गई थी, तो इस कारण से घर में हमेशा बहस छिड़ती रहती थी। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, क्योंकि ये तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि जो मैं अभी लिखा रहा हूँ ये हूबहू आपको याद रहेगा नहीं। आपको क्या याद रहेगा, जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो कहानी को गौर से सुने, समझने का कोशिश करें। अगर समझ जाओगे तो मेरी गारंटी है कुछ ना कुछ, अगर आप लोग एग्जाम में लिखना अगर आता है, आपको क ख पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आओगे। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई आपके पास? ठीक है, तो देखा जाए तो रहता था, जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी अपने मूल संस्कारों में आधुनिक नहीं थी, यानी कि वो अपने मूल संस्कारों में आधुनिक नहीं थी। साथ ही साथ किंतु वे बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ, ठीक है ना, भाई साहब माँ है तो भाई साहब वो तो रहेगा ही। ठीक है, मजबूरी के चलते स्वयं को मॉड या फिर बोलो कि आधुनिक बना लेती है, और इसी कारण से वो खुद को अपने आप को ढाल लेती है। ठीक है, विवाह के बाद उसे संयुक्त परिवार में कठोर नियमों का निर्वहन करना पड़ा, इसलिए वह अपनी बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से जल्दी से प्रभावित हो गया। भाई साहब उन्होंने कितने कठिनाई झेला हुआ है, ये पुराने सोच वाले लोगों के साथ रहकर वो जानती है उनकी माँ। ठीक है, तो इसी कारण से वो अपने बच्चियों को भाई साहब उनके साथ वो, ठीक है भाई साहब, ढलना चाहती है आधुनिक जैसा। ठीक है, कि चलो तुम लोग जो सोच रही हो जो कर रहे हो सही है। ठीक है, वे बेटी के कहने के अनुसार नए कपड़े पहनती है और
के किसी भी मामलों में दखल नहीं देती है कि जो बेटा करना है करो अपने हिसाब से सोच के। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू आपके पास कृष्णदा के संस्कारों, कृष्णदा जिसके पास वो काम करता था, ठीक है, के संस्कारों और परंपराओं से जुड़े होने के कारण स्वयं को कभी भी समय के साथ बदलने की चेष्टा नहीं किया, ठीक है। और वे बदलते समय को समझते तो हैं, किंतु पूरे मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही कारण असफल रहे हैं, ठीक है, यही कारण है कि जो असफल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मोटा मोटी पूरा कहने का था। सीधा सीधी बात है कि जो यशोधर बाबू है वो पहले से ही पुराने ख्यालात के लोगों के साथ रह चुके हैं, बचपन उनका उसी तरह से बीता हुआ है, उन्हीं के साथ खेले कूदे हैं, साथ साथ जिनके साथ वो रहते थे, या फिर मिश्र से बोलो किसंदा के साथ, तो बेसिकली वो भी पुराने उनके जैसे ही उनके अंदर में पुराने ख्यालात भरे पड़े थे, इस कारण से वो अब मॉडर्न जवानों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा ना लगने का कारण भी बताना है, ठीक है। यानी सबसे पहली बात तो आपको वही सारी चीज़ें बताना है जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को पसंद नहीं लगता, क्यों पसंद नहीं लगता वो भी आपको बताना है। जैसे देख लो हमारे हमारे घर और विद्यालयों के आसपास बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो कि बुजुर्गों को पसंद नहीं लगता। जैसे कि देख लो युवाओं द्वारा मोबाइल चलाना, एक प्रश्न देखा जाए तो ये उनको पसंद नहीं लगता। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को पूछोगे तो बोलेगा नहीं अच्छा नहीं है। कुछ ही एक आध ऐसे होंगे बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल देखा जाए तो ये बहुत ही उपयोगी भी है, वरना ये भी बात सही है कि मोबाइल आपको बर्बाद भी कर सकता है। युवाओं द्वारा पैदल ना चलकर तीव्र गति से चलाते हुए मोटरसाइकिल या स्कूटर का प्रयोग करना, भाई साहब ये सब भी बूढ़ों को पसंद नहीं कि भाई साहब पैदल चलो स्वस्थ रहोगे, ऐसे ऐसे उनको मुँह में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। अच्छा, लड़कियों द्वारा जीन्स और स्कर्ट पहनना ये सभी पसंद नहीं आता है, ठीक है। लड़के लड़कियों की दोस्ती व पार्क में घूमना पसंद नहीं आता है, ठीक है। खड़े होकर भोजन करना, ठीक है, और तेज आवाज़ में संगीत सुनना, ये सभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग इसको अपने मन से भी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ हिंदी में ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपके सोच के आधार पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपका सोच के हिसाब से अगर हिंदी लिखोगे तो मेरा बात मानो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है भाई साहब ये सब जो मैंने आपको बताया कि फ़ोन चलाना, तेज साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना। अच्छा, बुजुर्ग पीढ़ी बुजुर्ग पीढ़ी इन सभी परिवर्तनों का विरोध करती है। उन्हें लगता है कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। बात सही है। लड़कियों का जीन्स टॉप पहनना उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि लड़कियां एकदम सादी रहे, ठीक है। जो भी उनका पहले के पहनावा था, घूंघट वगैरह हो गया, साड़ी वगैरह हो गया, सलवार वगैरह हो गया, वो सब पहनो, ये सब चाहते हैं। जो कि वो सोचते हैं कि अभी जीन्स टॉप पहनने से संस्कृति खराब हो रही है, ठीक है। कुछ सुविधाओं को वे स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब मानते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्कूटर साइकिल चला रहा है बच्चा आजकल, पैदल चलो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, इस दृष्टिकोण से भी पसंद नहीं करती है। तो कुछ उनकी परंपरा को खत्म कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों का ये करना वो करना, लड़कों का ये करना वो करना, जो हमारी परंपरा को नष्ट कर रहा है, लड़के लड़के साथ घूमना, ये सब परंपरा को नष्ट कर रहा है। ये सभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन कारण से वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। महिलाओं और लड़कों को अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए, बात भी उनको लगती है, ठीक है। इस कारण से वे इन सभी तर्कों को मान नहीं पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पे, कहानी के आधार पर यशोधर पंत के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। यशोधर पंत भले ही आधुनिक देखा जाए तो भले ही वो आपके पास पूर्व जमाना के वो थे, ठीक है, परंतु फिर भी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी आपको वो बताना है, ठीक है। तो कहानी के आधार पर सबसे पहली बात करें, देखो सरल सादगी पसंद व धार्मिक व्यक्ति था। देखो यशोधर पंत बहुत ही सरल व सादगी पसंद व्यक्ति था, यानी कि उसको कोई भी जगमग पसंद नहीं था, एकदम सीधा साधा आदमी था, ठीक है। अच्छा, धर्म प्रवृत्ति के होने के कारण नियमित पूजा पाठ आदि अपने पूजा पाठ करता था, और जब भी वो ऑफिस से आता था वो बिड़ला मंदिर अवश्य जाता था, ठीक है। तो ये उसको धार्मिकता को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, सामाजिक व्यक्ति था वो। यशोधर बाबू एक सामाजिक व्यक्ति थे जो समाज रिश्तों को निभाना और उन्हें संजो कर रखना पसंद करते थे। साथ ही साथ देखा है तो जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति भी थे। उनका सभी गुण था उनमें, बस खाली जो था वो मॉडिफिकेशन उनके पास नहीं था, ठीक है ना। वो आधुनिक मतलब वो देखा जाए तो वो बहुत पुराने सोच के थे, ये था, ठीक है। अच्छा, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति, इसके बारे में बात करें। देखो यशोधर बाबू गृह मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर थे। वो अपनी हर जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते थे, और यह गुण उन्हें किसंदा से ही सीखा था, किसंदा से ही यह गुण उन्होंने पाया था। अच्छा,
देखा तो मितव्ययी और फिजूल खर्ची पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कोई भी फालतू का इधर उधर लंगा फंगा सालिसा दिखाए तो फिजूल खर्ची नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी सिल्वर वेडिंग यानी कि 25वीं सालगिरह के दिन ऑफिस वाले को मुश्किल से 30 रुपये जलपान हेतु दिया था। ठीक है, सोच के देखो। ठीक है, अच्छा एक्चुअली 30 रुपया उस टाइम की पे भी कम नहीं था, परंतु फिर भी देखा है तो बहुत कम है। ठीक है, अच्छा एक है तो परंपरावाद व्यक्ति, वो परंपरावाद व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने आजीवन अपनी कुमाऊनी परंपराओं रीति रिवाजों का बड़े शिद्दत से निर्वहन किया था। वे अक्सर कुमाऊनी रीति रिवाजों त्योहारों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन अपने घर में करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संवेदनशील व्यक्ति थे, सोचने वाला व्यक्ति थे। हालांकि उनके और उनके बच्चों के बीच विचारों का टकराव चलता रहता था कि बच्चे थे आधुनिक, देखा बच्चे थे मॉडर्न जमाना के, जबकि वो थे पुराने ख्यालों के। ठीक है, इस कारण से उनके बीच में टकराव हमेशा होता रहता था। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पारिवारिक माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए वो अपना अधिकतर समय घर से बाहर ही गुजारते थे, क्योंकि वो जानते कि घर में मैं रहूँगा तो मुझे खराब लगेगा, मैं गलती से और कुछ बोल दिया तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए या घर का माहौल बिगड़ जाए, इसलिए लोग अधिकतर बाहर ही रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ उनके बच्चे अपने किसी भी मामले में उनसे राय नहीं लेते थे। उनके बच्चे तो उनकी किसी भी कुछ भी करते थे तो अपने पापा से नहीं पूछते थे, क्योंकि भाई साहब जानते हैं कि पापा से पूछेंगे तो वो अपना जो पुराना ख्यालात है वो अपना जाहिर जरूर करेंगे, जिससे वो उन बच्चों को लगा कि वो हमें रोक रहे हैं। इस तरह से चीज़ें बनती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो ये सारे थे, जबकि वे उन्हें इस बात पर काफ़ी बुरा लगता था और फिर भी वो सहन करते थे कि भाई साहब वो जो भी कर रहा है मुझे एक बार पूछ नहीं रहा है। एक्चुअली बात है, कोई भी बाप चाहता है कि बेटा कुछ भी करे तो एक बार पूछ ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आधुनिकता के घोर विरोधी, आधुनिकता के घोर विरोधी थे, यानी कि ये जो मॉडर्निफिकेशन है ये इसके घोर विरोधी थे। वे आधुनिक तौर तरीकों, जीवन मूल्यों व संस्कारों के घोर विरोधी थे, लेकिन अपने बेटों की तरक्की से खुश भी होते थे। देखो बाप है, बाप होता है। देखो भले उनको पसंद नहीं करता था, उनके पिता जो थे अपने बच्चों को जो वो मॉडर्निफिकेशन अपनी ज़िंदगी में ला रहा था वो सब पसंद नहीं कर रहा था, पर फिर भी उनके सफलता पर खुश होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक सुख के विरोधी, कहा जाता है ना बाप ही एक ऐसा शख्स होता है जो हमेशा चाहता है कि बच्चा मुझसे भी ऊपर देखे। ठीक है, भौतिक सुख के विरोधी, देखो लिखा कि यशोधर भौतिक संसाधनों के घोर विरोधी थे। उन्हें घर या दफ्तर में पार्टी करना पसंद नहीं था। वे पैदल चलते थे या साइकिल पर चलते थे। केक काटना, बाल काला करना, मेकअप, धन संग्रह आदि पसंद नहीं करते थे। यानी कि भौतिक सुख, यानी कि जो अभी हम लोग के लिए देखा है स्टाइल बन गया, उसका उसके पास नहीं था। ठीक है, चलिए देख अपरिवर्तनशील, वो बोल दिए तो बोल दिए, पत्थर की लकीर जैसा। ठीक है, वो परिवर्तनशील नहीं थे। यशोधर बाबू आदर्शों के चिपके रहते थे। यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहते थे। वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके। वे रूढ़िवादी थे। क्या थे? रूढ़िवादी थे। उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रखता था। भाई सब जाहिर सी बात है, वो पुराने ख्याल होते थे तो बच्चे जो भी नया करना चाहते थे उनको वो संदेह लगता था उनको। ठीक है, अच्छा वे सेक्शन ऑफिसर होते हुए भी साइकिल से दफ्तर जाते थे। तो ये सभी थे, टोटल 9 चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग सबको वापस से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और अच्छे से कर लीजिएगा। मेरा बात मानो, जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको गौर से अगर सुनोगे और एक बार फिर से रिपीट कर लोगे तो आप लोग को क्वेश्चन जरूर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? खुद से कविता रचने का जो आत्मविश्वास है वो लेखक के मन में कहाँ से आया? तो देखो मराठी अध्यापक सौंदलगेरा के कविता पढ़ने के ढंग अत्यंत रोचक एवं विलक्षण था। विलक्षण, तेज समझो, समझो कि बहुत ही अच्छा, जो एक्चुअली प्रॉपर जो कविता पढ़ने वाला होता है ना उसी प्रकार से उसका गुण था। कविता का वाचन वे भाव, बोलना, भाव, लय, ताल, गति के साथ करते थे। मैंने जिस प्रकार से जो कविता बोल रहा है उस प्रकार से वो ढल जाते थे, उस प्रकार से आवाज़ निकालते थे। कभी तेज कभी स्लो, कविता के आधार पर उस प्रकार से अपना फेस का एक्सप्रेशन भी करते थे। ठीक है, लेखक एकाग्र होकर मास्टर साहेब के हाव भाव, ध्वनि, गति और रसों का रसास्वादन मतलब सुनना, समझना, गौर करना। ठीक है, ये सभी का मतलब होता है रसास्वादन, क्या करते थे। ठीक है, लेखक में इन्हीं अध्यापक के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन
के कारण स्वयं कविता रच सकने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। कहा जाता है ना, एक टीचर अगर अच्छा मिल जाए तो वो बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो टीचर उसको मिला था सौंदलगेरा, ये बेसिकली कविता को इस प्रकार से पढ़ता था ना कि जो आपके पास कवि है वो, या फिर बोलो कि जो आपके पास लेखक हैं, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था कि भाई साहब कितना अच्छा समझा रहे हैं, और इसी कारण से कविता में उनकी रुचि जगी और उनको भी साथ ही साथ जो आपके पास सौंदलगेरा है, जो कि एक देखा जाए तो बहुत अच्छा अध्यापक है, ये उनको प्रेरित भी करता था कविता लिखने के लिए, कविता रचने के लिए। तो इस कारण से कुल मिलाकर उनको आत्मविश्वास मिला। ठीक है ना, लेखक को कविता रचने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री सौंदलगेरा के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्हें कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि लगाए। देखो ये प्रश्न लगभग सेम ही है, पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर अगर इस प्रकार से भी लिख दोगे तो भी आपका कोई गलती होगा नहीं, और इसी प्रकार से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, देखो सौंदलगेरा के, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, सौंदलगेरा के अध्यापक की विशेषता निम्नलिखित है। देख लो, सबसे पहली बात है सौंदलगेरा मराठी पढ़ाते थे। अध्यापन के समय वे स्वयं पाठ में रम जाते थे, यानी कि खो जाते थे। वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे। सुरीला गला भी उनका ठीक था। ठीक है, छंद की गति, चाल की रसिकता उनमें थी, यानी कि किस प्रकार से किस समय में क्या हाव भाव देना है, कब स्लो बोलना है, कब धीरे बोलना है, सारा चीज़ें उन्हें पता थी। ठीक है, क्योंकि वो उसमें खो जाते थे। ठीक है, उन्हें मराठी कविताओं के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, बहुत अच्छे से याद थी। उनकी कविताओं में छंदों की लय, गति, ताल अच्छी तरह से दिखाई देती थी। मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार वही लिख रहा है, और मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि उनका जो कविता पढ़ने का अंदाज था, कविता जो चीज़ उनसे डिमांड कर रहा था कि जोर से बोलो, धीरे बोलो, इस प्रकार से हाथ घुमा, इस प्रकार से एक्सप्रेशन करो मुँह का, सारा चीज़ वो कर रहे थे। ठीक है, तो वही चीज़ ये मीनिंग लिखा हुआ है। वे कविता पढ़ते समय उसे गाकर सुनाने के साथ साथ अभिनय कर भाव ग्रहण करते थे। अभिनय मतलब नाटक कर, जो इस प्रकार से जो कविता का भाव होता था उस प्रकार से वो करते थे। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी गाते भी थे, कभी कभी क्या गाकर भी सुनाते थे। कविता गाकर भी सुनाया जा सकता है। वे पढ़ते समय उन दूसरी कविताओं के संस्करण सुनाते थे, सबसे दूसरे कविताओं के भी संस्करण सुनाते थे। तो ये सभी भाव थे कुछ, याद रखिएगा बात। जूझ कहानी का मूल भाव क्या है? तो देखो, जूझ का अर्थ जूझना एवं संघर्ष करना है। इसमें कथानायक आनंदा के विद्यालय जाने के लिए अतिशय संघर्ष किया। भाई साहब देखो, जूझना एवं संघर्ष करना, इसमें कथानायक आनंदा ने विद्यालय जाने के लिए अति संघर्ष किया। जो आनंदा है, ये बेसिकली जो कथानायक है, ये बेसिकली विद्यालय जाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जिसके बारे में भी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यह शीर्षक एवं किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवाई जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश और विश्वसनीय ढंग से प्रकट करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। आई नो कि थोड़ा सा हैप्टिक है ये वाला, पर कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चीज़ें पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती है, और समझने का प्रयास भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक आनंद यादव के पिता ने उन्हें किन शर्तों पर विद्यालय जाने को दिया? जैसे कि मैंने बोला कि अभी आप लोग पढ़ोगे, देखो आ गया। देखो, बालक आनंद यादव के पिता ने उन्होंने, देखो कुछ निम्न शर्तें हैं जिन शर्तों पर उन्हें स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए कहा कि चलो जा सकते हो तुम। ठीक है, पहला कि देख लो, पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक उन्हें खेत में काम करना होगा। ठीक है ना, साथ ही साथ देखा है तो पानी लगाना होगा। ठीक है, सवेरे खेत पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा कि भाई साहब पहले ही स्कूल के लिए रेडी होकर जाओ, उधरे उधरे तुम स्कूल निकल जाना। ठीक है, देख लो कितना ज़्यादा आपके पास देखा जाए तो, देखो अभी का बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा, कितना उस टाइम पे डेडिकेशन था। देखो, छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर डोर चढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा कम रहा तो उन्हें स्कूल मिस भी करना पड़ेगा, पाठशाला नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिली? तो देखो, आप लोग इसको नंबरिंग बाय लिख सकते हो इस प्रकार से। खुदाई के दौरान निकली गई वस्तु निम्न प्रकार है। एक नंबर में लिख सकते हो, जैसे कि हो गया, देख लो, गेहूं हो गया, अहम चीज़ गेहूं हो गया, तांबे और कांसे के बर्तन हो गया, मुहरे हो गया, मुहरे मैंने सिक्का वगैरह हो गया। ठीक है, वाद्य यंत्र हो गया, चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके हो गया।
चौपड़ की गोटियाँ हो गई, साथ ही साथ देखा जाए तो दिए हो गया, माप तोल की पत्थर हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो तांबे का शीशा मिला, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली, दो पाटों वाली चक्की मिली, साथ ही साथ देखा जाए तो मिट्टी के कंगन भी मिले, साथ ही साथ देखा जाए तो मनकों वाले पत्थर के हार साथ ही साथ प्रमुख था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 1 2 3 नंबरिंग करके सभी को लिख सकते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तर्क सहित उत्तर दें। देखो लेखक के मतानुसार ठीक है, मतानुसार बना, लेखक के मतानुसार यानी कि लेखक के मत के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान ना तो राजप्रसाद ही मिले और ना ही मंदिर। ठीक है, यहाँ जो नरेश की मूर्ति मिली है उनके मुकुट का आकार बहुत छोटा है। इन आकारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी आडंबरहीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आडंबरहीन सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता जो छोटी होते हुए भी महान हो। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट का वीडियो और डाला हुआ जो शायद कल मैंने डाला हुआ, तो वो वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एन ने अपनी बिल्ली को कहाँ और किसकी देख रेख में छोड़ दिया? तो देखो एन ने बेसिकली अपनी बिल्ली को पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया था। वे ही अब उसकी देखभाल करते थे। ठीक है, वे रसोई में बिल्ली के लिए शेर भरकर मीट भी छोड़ गए थे। शेर या पेट होना चाहिए था, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एन फ्रैंक कौन थी बताओ? तो एन फ्रैंक जो थे यहूदी परिवार में जन्मी एक 13 साल की बच्ची थी। अच्छा, घर के कायदे कानून का कौन सही से पालन नहीं करता था? तो ये घर के कायदे कानून का सही से पालन मास्टर डसेल के द्वारा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, एन फ्रैंक का परिवार कहाँ छुपने वाला था? तो एन फ्रैंक का जो परिवार था उसके पिताजी के कार्यालय की इमारत में छुपने वाला था। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को किसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था? ये बोले कि अच्छा लगता था क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कौन अच्छा लगता था? देखो, जॉन और मिस्टर क्लोमिन को उन लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता था जो देखा जाए तो अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर छुपे हो। ठीक है, भूमिगत हो गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ुमुडिन पर ब्रिटिश सेना का हमला कैसा था? तो भाई साहब, जो हमला की बात को देख लो, इज़ुमुडिन पर 550 टन गोला बारूद ब्रिटिश सेना ने 350 वायुयानों के द्वारा बरसाया गया था। देख लो कितना खतरनाक चीज़ हुआ था सो। ठीक है, अच्छा, एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था? तो अगर मैं कार्यों की बात करूँ, देखो बहुत कम लोग कार्य करते थे। जिस पे से बात करो तो देख लो, मिस्टर क्लीमैन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपके पास मिस्टर, हो गया आपके पास गूगलर, उसके बाद हो गया मिएफ और बेप बोस्कुइल, और जो जो 23 बरस की एक टाइपिस्ट थी, जो कि एक महिला है। ठीक है, साथ देखा जाए तो देखो आज लास्ट प्रश्न पर बात करेंगे आज की इस वीडियो का। ठीक है, लिखा है कि मिस्टर डिसेल किसके साथ पत्राचार कर रहे थे तथा उनके पत्र कौन डील करता है? कौन डील करता है? देख लो, मिस्टर डेसेल चार्लेट और बाकी लोग के साथ पत्राचार कर रहे थे तथा उनके पत्रों को डील उनकी डच अध्यापिका मार्गोट किया करती थी। तो मार्गोट क्या करती थी? तो कुछ नाम भी अजीब अजीब है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसका अगर आपको PDF चाहिए तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट खुला कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।